दंगा भड़काने को लेकर जबलपुर से कनेक्शन सामने आने के बाद मानो खलबली सी मच गई। ये आरोप लगे कि जबलपुर में रहने वाली एक महिला का इस पूरे हाथरस मामले में कनेक्शन जुड़ा हुआ है और दंगा भड़काने में भी उनकी अहम भूमिका है और नकली भाभी बनकर हाथरस में लगातार 2 दिन तक वो महिला रही है। जांच करने के बाद, खोजबीन करने के बाद पता चला कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल कॉलेज जो है उसमें कार्यरत डॉक्टर राजकुमारी बंसल ही वो महिला थी जो विगत दिनों हाथरस पहुंची थी और पीड़िता के परिवार के साथ भी 2 दिन वहां रही। लगातार मीडिया में भी वो सामने आई, उनकी तस्वीर सामने आई थी और ये माना गया कि वो उसी घर में रहने वाली एक भाभी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं झूठी भाभी निकली या फिर नकली भाभी निकली, हम ये भी कह सकते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच खुद राजकुमारी बंसल ने न्यूज़ 18 से बातचीत करी और बताया कि जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो तमाम आरोप जो है वो निराधार हैं। यूपी एसआईटी की टीम ने जिस प्रकार से उनके नक्सल कनेक्शन की बात की है, भीम सेना से संपर्क होने की बात की है और ये भी आरोप लगे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश थी और उसमें राजकुमारी बंसल का नाम शामिल था। इन तमाम आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है और मानवीयता के नाते वहां जाने की बात उन्होंने कबूली है और ये बात भी कही है कि उन्होंने अपना 1 माह का वेतन पीड़िता के परिवार को दिया है। इस बीच जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है राजकुमारी बंसल को, चूंकि शासकीय सेवक होते हुए इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं हो सकती हैं। बहरहाल इस बीच ये भी अंदेशा है कि यूपी एसआईटी की टीम जबलपुर पहुंच सकती है। सीएम शिवराज सिंह के कार्यक्रम के दौरान साधु और शैतान के बीजेपी के पोस्टर से बवाल मच गया है। कांग्रेस की चुनाव आयोग में शिकायत के बाद अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और अपनी सफाई दे रही है कि उन्होंने पोस्टर में ये नहीं बताया कि कौन साधु है और कौन शैतान। मालवा के एक सियासी पोस्टर ने बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने जहां इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है, साथ ही थाने में भी शिकायती आवेदन दिया है, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर और प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई देते हुए कहा कि पोस्टर में लिखा था कि ये घड़ी है इम्तिहान की और ये लड़ाई है साधु की और शैतान की। सांवेर की जनता तय करे कि कौन साधु है और कौन शैतान। पोस्टर में कहीं नहीं लिखा कि कौन साधु है और कौन शैतान है, ये तो कहावत है। हमने कांग्रेस प्रत्याशी को भी कभी शैतान नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में है कि उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि वो शैतान है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तो निर्वाचन आयोग तक को चुनौती दे डाली और कहा कि यदि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो ये बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। हालांकि कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि बीजेपी अपनी संभावित हार से बौखलाहट में है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। और तो और इनके नेता चुनाव आयोग तक को चुनौती दे रहे हैं। राजनीति में साधु कौन है और शैतान कौन है, इसका फैसला भी इस उपचुनाव में हो जाएगा। सांवेर उपचुनाव में मतदान से पहले दोनों ही दल मुखर हो गए हैं और एक दूसरे पर अब व्यक्तिगत आरोप भी लगाने लगे हैं। हालांकि कुछ दिनों तक दोनों ही दल के प्रत्याशी एक दूसरे का नाम लेना तक पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो नाम लेकर व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उपचुनाव में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले का जवाब भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेब में नारियल रखकर चलने वाले कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नारियल लेकर घूम रहा हूं, कोई शैंपेन की बोतल लेकर नहीं घूम रहा। कांग्रेस ने तो विकास के काम नहीं किए, हम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नारियल लेकर घूम रहे का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारियल हमारा स्वभाव है, नारियल हमारी संस्कार में है, नारियल हम भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसे में मेरी जनता मेरा भगवान है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस हमले का पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज अभी घुटने टेक रहे हैं, 3 नवंबर आते आते जमीन पर लेट जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ नहीं हुआ, इस तरीके की बयानबाजी शिवराज सिंह चौहान और उनके नेता लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री ये बात स्वीकार चुके हैं कि कर्ज माफ़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इन तमाम तरीके की जो गलत काम किए हैं शिवराज सरकार ने उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सिंधिया के दबाव में मामा काम कर रहे हैं। पूरी भाजपा और आरएसएस ने सिंधिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। अभी बयानबाजी का ये दौर शुरू हुआ है। आगे आगे जिस तरीके से प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा उस दौरान कई दिग्गजों के इस तरीके के बयान सामने आएंगे। कांग्रेस द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा भूमाफिया बताने वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज बड़ा हमला किया है। बीडी शर्मा ने कहा कि सिंधिया ने
कांग्रेस को जमीन पर ला दिया है। कांग्रेस की जमीन खिसक गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस को सिर्फ जमीन ही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आज ग्वालियर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है और उसके रणनीतिकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे हैं। वी.डी. शर्मा ने सिंधिया के कांग्रेस द्वारा जमीन माफिया, भूमाफिया बताए जाने वाले बयान पर भी वी.डी. शर्मा ने पलटवार किया है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस की जमीन खत्म कर दी, कांग्रेस की जमीन खिसक गई तो अब उसे सिर्फ जमीन ही दिखाई दे रही है। इसलिए कांग्रेसी सिंधिया पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस का घोटाले का चरित्र रहा है, चाहे हेराल्ड जमीन घोटाला हो या कांग्रेस के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हजारों करोड़ की जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। कांग्रेस यही करती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब सिंधिया पर अनर्गल आरोप लगा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा सिंधिया को भूमाफिया बताकर उठा रही है। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में आगे भी सिंधिया पर इसी तरह के आरोप लगते रहेंगे और बीजेपी उनका पलटवार करती रहेगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो रहे उपचुनाव में जहां चुनाव आयोग के खर्चे में इजाफा हुआ है, तो वहीं प्रत्याशियों के खर्चे में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बार जहां प्रत्याशी चुनावी रैलियां करेंगे तो राजनीतिक सभा और रैलियों में मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने का खर्चा भी प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में इस बार चुनाव आयोग का खर्चा भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है, तो वहीं इस बार प्रत्याशियों के खर्चे में भी इजाफा हुआ है। उपचुनाव में खर्चे को लेकर प्रत्याशी थोड़ी सी मुश्किल में जरूर है, क्योंकि इस बार जब प्रत्याशी राजनीतिक रैलियां और सभाएं करेंगे तो राजनीतिक रैली और सभाओं के खर्चों के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट का खर्चा भी प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जा रहा है। N95 मास्क के 150 रुपए, सैनिटाइजर के 40 रुपए प्रत्याशियों के खाते में जोड़े जाएंगे। पीपीई किट पहनने पर 300 रुपए जोड़ने की खाका तैयार हो चुका है। सैनिटाइजर 35 से 40 रुपए मिलीमीटर, सैनिटाइजर 800 से 1000 रुपए, 5 लीटर फेस शील्ड 50 से 60 रुपए, सैनिटाइजर मशीन 2,500 से 3,000 प्रति यूनिट, पीपीई किट 500 रुपए, चिकित्सा उपयोग की, सामान्य उपयोग की पीपीई किट के 250 रुपए तय किए गए हैं। उपचुनाव में चाय, भोजन, माला, टेबल, कुर्सी, मंच सभी के लिए भी दाम तय कर दिए गए हैं। चाय पिलाने पर उम्मीदवार के खाते में 5 रुपए, तो पोहा, कचौरी, समोसा खिलाने पर 7-7 रुपए प्रति नग जोड़े जाएंगे। 1 किलो गुलाब के फूल खर्च करने पर 50 रुपए और गेंदे के फूल खर्च करने पर 30 रुपए प्रत्याशी के खर्च में जोड़े जाएंगे। झंडे, बैनर, पोस्टर का खर्चा भी उम्मीदवारों के खाते में जोड़ने को लेकर इन सभी के दाम तय कर दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने फिलहाल उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। उपचुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। प्रत्याशी 28 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके खर्च के अलावा मास्क, सैनिटाइजर, हैंड कवर और खाने पीने का खर्चा भी प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जाएगा। बड़ा मलेरा उपचुनाव को लेकर जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। वहीं इस विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी बड़े नेता यहां पर दौरे कर रहे हैं। वहीं प्रचार के मामले में कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। छतरपुर के बड़ा मलेरा के उपचुनाव की वोटिंग की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही हैं, वैसे ही इस सीट पर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार इस विधानसभा में दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जहां बीजेपी से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उमा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई बड़े नेता विधानसभा में लगातार आ रहे हैं और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से खुद रूबरू हो रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री गोपाल भार्गव यहाँ के प्रभारी हैं, जो विधानसभा में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रचार सहित कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने में पीछे नजर आ रही है। टिकट के पहले भी कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुँचा और न ही कांग्रेस की टिकट की घोषणा के बाद सिर्फ टिकट के पहले पूर्व मंत्री हर्ष यादव ही क्षेत्र में दिखे हैं और राम सिंह भारती को टिकट देने के बाद भी उनके पास सिर्फ स्थानीय जिले के नेता ही प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी तैयारी जोरों पर है
और उनकी जीत तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का बचाव करते हुए इसे एक रणनीति का हिस्सा बता रही है। बहरहाल जीत किसकी होती है यह तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हार या जीत किस पार्टी की होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है, वहीं कांग्रेस अभी पिछड़ी नजर आ रही है। बैतूल के गंज इलाके में आज एक जर्जर इमारत अचानक ही जमींदोज हो गई। इमारत के गिरते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में जान माल की कोई हानि नहीं हुई। नगर पालिका ने इस रिहायशी इमारत को कुछ दिन पहले ही जर्जर घोषित किया था, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही देखी है कि जर्जर घोषित करने के बावजूद इस इमारत को अब तक डिसमेंटल नहीं किया गया था। इस तरह की और भी कई इमारतें शहर में हैं जो जर्जर घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें समय पर डिसमेंटल नहीं किया गया है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 2 महीने पहले भी बैतूल के कोठी बाजार इलाके में एक इमारत इसी तरह जमींदोज हो गई थी। बाजार में लोग मौजूद थे और कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल इस मामले में नगर पालिका की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं और इमारत के बचे हुए हिस्से को भी गिराया जा रहा है, जिससे आगे कोई बड़ी घटना ना हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इमारतों को जर्जर घोषित किया जा रहा है तो उन्हें समय पर डिसमेंटल क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों एक बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों की वर्चुअल रैली का आयोजन किया। प्रदेश में पहली बार इस तरह की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि किसान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं से मुखातिब हुए। राजीव भवन में ये पूरी व्यवस्था की गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। 307 ब्लॉक के किसान एक साथ एक ही मंच पर एक जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। किसानों ने भी यहां पर अपनी बात रखी। ये पूरा जो प्रदर्शन था कृषि विधेयक बिल को लेकर था केंद्र के, और यहां पर यह स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के कृषि बिल को नहीं मानने वाली है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नया कृषि बिल आएगा और इसके लिए सरकार अलग से विधानसभा सत्र बुलाएगी और इस विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ में कृषि कानून पास किया जाएगा। जिस तरह से रैली के दौरान तमाम नेताओं ने केंद्र पर तीखे हमले किए और साथ ही साथ बीजेपी से सवाल भी किए कि आखिर जो किसानों के हित में अब तक इस बिल को बताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट की जाए कि आखिर प्रदेश के किसानों को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि प्रदेश में अब धान खरीदी शुरू होने वाली है। लिहाजा इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस मुखर रही और सभी नेताओं ने इस बिल का विरोध किया। करोड़ों खर्च करने के बाद भी शहर की सड़कों की दशा नहीं सुधरी है। शहर के वार्डों से लेकर शहर के भीतरी हिस्सों की सड़कें अब गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके इन सड़कों का निर्माण कराया गया था, उसके बाद भी अब गड्ढे इसमें नजर आने लगे हैं। वहीं अमृत मिशन योजना के तहत सड़कों की खुदाई अब तेज कर दी गई है। अमृत मिशन योजना के तहत शहर के जो वार्डों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसके बाद शहर की जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और अमृत मिशन का जो पाइपलाइन है वो घर घर पहुंचाने की योजना के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं निगम की जो लापरवाही है वो सामने आई है। ये काम निगम के द्वारा अमृत मिशन का जो काम है वो पहले कर दिया जाना था, तब ये सड़कें नहीं खराब होती। सड़क निर्माण करने के बाद इस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है शासन को, साथ ही जो कर देने वाले जो लोग हैं, निगम क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। करोड़ों खर्च किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी का जेब है वो कट रहा है और इनके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग सीधे सीधे दिख रहा है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर 3 मासूम काल के गाल में समा गए। 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है, वहीं एक मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। 24 घंटे के अंदर राजधानी भोपाल में 2 5 साल के मासूमों की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल रातीवड़ इलाके में एक युवक का टेंट का व्यवसाय था और उसने अपने घर पर गद्दों का ढेर लगा रखा था। उसके 2 5-5 साल के मासूम छत पर खेलने लगे, तभी जो टेंट के गद्दे हैं वो भरभरा कर गिर पड़े और उन मासूमों की उस टेंट के गद्दों के नीचे दबने से मौत हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में एक और 8 माह का मासूम करंट लगने से काल के गाल में समा गया। कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर इन 3 मासूमों के लिए इस तरह से मौत कहर बनकर आई है। हालांकि तीनों ही मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मगर कह सकते हैं कि मासूमों की देखरेख करना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर मासूमों के साथ बड़ी दुर्घटना घट रही हैं।